तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैविंग चार्जेस -q एंड 3q रेस्पेक्टिवली, they are brought in contact and then separated by a distance d apart, find the nature of the Coulomb force between them। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में उसका नेचर क्या होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसने बोला कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल है, मतलब दो बॉल अपने पास हैं, ये फर्स्ट बॉल मान लो, ये सेकंड बॉल मान लो, एक का नाम क्या है ए, एक का नाम है बी। जो पहली बॉल है उसके ऊपर चार्ज है -q, नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी बॉल के ऊपर है 3q। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए हम। अच्छा, कांटेक्ट में लाने से क्या होगा, चार्जेस कैंसिल होंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लाओगे, अगर आप इनको कांटेक्ट में लेके आते हो तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेगा और फाइनली कितना चार्ज बचेगा, तो 3q -q करोगे तो 2q बचेगा, है ना। और वो जो 2q चार्ज होगा वो इक्वली दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब q इस पे चला जाएगा और q इस पे, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है। अगर इन बॉल्स का साइज अलग अलग होता तो याद रखना है चार्ज अलग अलग क्वांटिटी में डिवाइड होता, इनका पोटेंशियल सेम होता लेकिन चार्ज इन पे अलग अलग होता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि जब भी दो कंडक्टर्स कांटेक्ट में होते हैं तो अगर उनका साइज बराबर है तभी चार्ज बराबर डिवाइड होगा, अदरवाइज जो साइज है उसके हिसाब से फिर चार्ज डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहला कंडक्टर है इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव और दूसरे पे भी आ गया पॉजिटिव, और दोनों को अब हमने कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो इनके सेंटर्स के बीच में दूरी है अब d। तो अब बताओ कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। पहले इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा था, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अब कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव। आया समझ में। ठीक है, तो पहले अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा था क्योंकि अपोजिट चार्जेस थे, और अब फोर्स काम करेगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है 5 point charges each of charge plus q are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L. Find the resultant force on a charge -q placed at the center of the hexagon. देखो ये बोल रहा है कि एक हेक्सागन है और इस हेक्सागन के 5 कॉर्नर्स के ऊपर 1 2 3 4 5, इन 5 कॉर्नर्स के ऊपर हमने चार्जेस को रखा हुआ है और सेंटर पे भी एक चार्ज रखा हुआ है -q। अब आपको ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करके बताना है इन पांचों चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ पे अलग अलग चार्जेस की वजह से सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो हेक्सागन है उसकी साइड आपको दे रखी है L, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ये, तो L साइड का ये हेक्सागन है। हेक्सागन की एक खास बात होती है कि इसकी हर एक साइड बराबर होती है और इसके सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस भी उतनी होती है। जैसे अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L L L और ये भी L, है ना, ये सारी डिस्टेंसेस भी बराबर होती है। ठीक है जी, अब देखो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि ये वाला जो चार्ज है ये है Q, ये है -q, दोनों चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इसकी तरफ लगेगा। तो मैं इसको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये है मान लो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स। अब जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर पे देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा है उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये भी Q है ये भी Q है, तो ये भी क्या करेगा, बराबर फोर्स से इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पे इधर भी एक फोर्स लगेगा, मतलब जितना फोर्स ये है ना उतना ही फोर्स ये भी होगा, और ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए आपस में ये कैंसिल। इसी तरीके से ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा F, और इस वाले कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा F, ये भी आपस में बराबर होंगे और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो सिर्फ ये वाला चार्ज बचेगा, तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्योंकि बाकी तो कैंसिल ही हो गए। अब ये वाला जो चार्ज है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना, मान लो ये F फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये F फोर्स कितना होगा, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, ये भी Q है ये भी Q है, और दूरी कितनी है L। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड में हम सिंबल नहीं लेते, तो आप
इस वाले चार्ज की वजह से जब इस पे फोर्स कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्स आएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये अपना आंसर होगा कि जो फोर्स लगेगा सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर वो लगेगा के क्यू स्क्वायर बोल सकते हो आप इसको, जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो ये चार चार्जेज है ना, इनका तो फोर्स आपस में कैंसिल हो गया। अपोजिट कॉर्नर्स पे जब भी सिमेट्री बन रही हो ना, सिमेट्री मतलब एक सिस्टम ऐसा दिख रहा हो जिसमें भाई हर एक चीज सिमेट्रिक हो, तो उस कंडीशन में कुछ फोर्सेस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। ये वाला चार्ज जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ये वाला भी लगाएगा, तो इनके फोर्स आपस में कैंसिल। उसी तरीके से इस वाले चार्ज का और इस वाले चार्ज का फोर्स भी आपस में कैंसिल, सिर्फ इसका इस पे फोर्स काम करेगा। तो ये फोर्स होगा F जो कि के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आया क्या समझ में? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges of +2 microcoulomb and +6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. Now, if each is given an additional charge of -4 microcoulomb, what will be the new force? ये बोल रहा है कि दो चार्ज है अपने पास में और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है +2 माइक्रोकुलाम। ये पहला चार्ज है, Q1 बोल देते हैं इसको, और दूसरा चार्ज कितना है +6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये है सेकंड चार्ज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों चार्जेस को हमने किसी दूरी पे रखा हुआ है। मान लो कि ये दूरी है r, और r दूरी पे रखने पे इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो है 12 न्यूटन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इनिशियल कंडीशन में शुरुआत में इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको लिख देते हैं, कितना है 12 न्यूटन है। के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 2 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। Q2 कितना है बोलो 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम डिवाइडेड बाई क्या करना है आर स्क्वायर। आर तो दे ही नहीं रखा ना, तो आर को आर ही रहने दो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है जी, अब इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन पे आते हैं। इसने बोला कि दोनों चार्जेस को हमने एक एडिशनल चार्ज दिया है, कितना -4 माइक्रोकुलाम। तो अब जो Q1 है वो Q1 डैश हो गया और कितना हो गया, तो इसमें -4 ऐड करो, एडिशनल चार्ज दिया ना इसको, तो 2 और -4 ये मिला के कितना हो गया -2 माइक्रोकुलाम हो गया। तो पहला चार्ज अब हो चुका है -2 माइक्रोकुलाम, और जो दूसरा चार्ज है वो कितना है, वो पहले 6 था उसमें -4 ऐड करोगे तो ये बनेगा +2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, डिस्टेंस वो क्यों रखी है, डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अब जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो कितना लगेगा, तो उसको मैं F डैश बोल देता हूं, वो होगा 9 इंटू के, यही फॉर्मूला लगाना है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना लेना है -2 माइक्रोकुलाम, माइनस लगा देता हूं, इससे नेचर का पता चल जाएगा कि किस टाइप का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। और ये माइक्रो की जगह मैंने 10⁻⁻6 लिखा है। सेकंड चार्ज कितना है 2 माइक्रोकुलाम, इसकी जगह भी आपको माइक्रो को चेंज करके लिखना है। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आएगा। ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई। अब देखो दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे आपस में। जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर तो आएगा F डैश डिवाइडेड बाई 12, और इधर क्या आएगा, तो देखो इसमें काफी सारी चीजें कॉमन है, जैसे 9 इंटू 10⁻⁹ इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कैंसिल। आर स्क्वायर इसमें भी है कैंसिल। 2 इंटू 10⁻⁻6 इसमें भी है और इसमें भी है कैंसिल, और ये 10⁻⁻6 भी कैंसिल। इसमें 2 बचा ऊपर, इसमें 6 बचा, ये माइनस का आएगा लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस सिंबल है ना, तो इधर आएगा -2/6, जिसका मतलब होगा -1/3। थोड़ा सॉल्व करते हैं, F डैश इक्वल्स टू ये 12 इधर चला जाएगा, ये बनेगा -1/3। फाइनली आंसर क्या आएगा -4 न्यूटन। तो जो फोर्स लगेगा किसके ऊपर, इन दोनों चार्जेस के ऊपर, अब वो कितना होगा -4 न्यूटन के बराबर होगा। अच्छा, माइनस का सिंबल क्या बता रहा है यहाँ पे, तो एक चीज याद रखो, देखो फोर्स अगर पॉजिटिव आ रहा है निकल के सोल्व करने पे, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है। अगर चार्जेस को नेचर के साथ पुट कर रहे हो और आंसर आ रहा है पॉजिटिव, कैसे, देखो अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फॉर्मूले में जब आप पुट करोगे तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा
पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव फोर्स ये शो करेगा कि चार्जेस के बीच में क्या है, रिपल्शन फोर्स, क्योंकि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमेशा इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा। उस कंडीशन में आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव, जिसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स है उसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, आया समझ में। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन joining two equal charges capital Q. Show that the system of three charges will be in equilibrium if q equal to minus q by 4. ये आपको प्रूव करना है एक तरह से कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो कितना हो, माइनस q बाई 4 के बराबर हो। क्या कहना चाह रहा है, पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये बोल रहा है कि दो चार्जेस है अपने पास, कैपिटल Q और कैपिटल Q, और दोनों चार्जेस को हमने एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा हुआ है। मान लो कि ये दूरी कितनी है, r दूरी मान लेते हैं। कितनी दूरी पे रखा हुआ है, r दूरी पे रखा हुआ है, सेम चार्ज है। ठीक है, अब इनके बीच में एक स्मॉल q चार्ज और रखा जा रहा है। इनका जो सेंटर पॉइंट है, ये इनका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज रखा। सेंटर का मतलब ये है कि किसी भी एक चार्ज से ये दूरी होगी r/2, है ना। फिर टोटल दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की है r, तो हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, r/2 के बराबर होगी। ठीक है जी। अब ये कहना चाह रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें तीन चार्जेस हैं, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, ये तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा जब स्मॉल q कितना हो, माइनस q/4 के बराबर हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले ये बताओ कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इसने एक वर्ड यूज किया ना, इक्विलिब्रियम, क्या मतलब होता है इसका। देखो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जीरो होता है या टोटल टॉर्क जीरो होता है तो उस कंडीशन में उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला जाता है। क्या कंडीशन है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होनी चाहिए, जीरो। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इस बेंच पे बैठे हो, तो क्या आप पे टोटल फोर्स जीरो है, हाँ जी टोटल फोर्स जीरो है। जैसे आप इस बेंच पे बैठे हो, ये आपकी बेंच है मान लो, ठीक है, तो इसके ऊपर आप बैठे हो, ये लो, तो आपके ऊपर दो फोर्स काम कर रहे होंगे। कौन कौन से दो फोर्स, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और दोनों फोर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए आपको नेट फोर्स जीरो फील हो रहा है। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं होता तो आप नीचे गिर जाते इस फोर्स की वजह से, और अगर ये फोर्स नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो आप ऊपर उड़ जाते, है ना। दोनों ही काम नहीं हो रहे, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। तो फोर्स काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे, लेकिन टोटल जीरो आना चाहिए, नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। ये समझ में आया। तो आपको ये चेक करना है कि तीनों जो चार्ज है उन पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। सबसे पहले सेंटर वाले चार्ज को देखते हैं। तो ये जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ये इस वाले चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा। अभी ये मान के चल रहा है कि ये पॉजिटिव है, अभी पता नहीं है अपन को, एक बार ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज। तो ये वाला जो चार्ज है ये इससे क्या होगा, रिपेल होगा, तो इधर फोर्स लगेगा। और ये वाला चार्ज भी इसको बराबर फोर्स से रिपेल करेगा। बराबर फोर्स से क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। इसका मतलब ये जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल, है ना। तो जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है क्या वो हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा। ये अगर नेगेटिव होगा ना तो भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे अगर ये नेगेटिव है तो जितने फोर्स ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स ये वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा, अगेन दोनों फोर्स कैंसिल। तो हम ये बोल सकते हैं द चार्ज एट द सेंटर इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमेशा ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है जी, तो इसका तो काम हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इन दोनों को चेक करना है, तो इन दोनों की एक ही कंडीशन होगी, क्योंकि डायग्राम में सिमेट्री है। जो कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगी वो इसके लिए भी अप्लाई होगी, इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं किसी एक चार्ज के लिए कंडीशन देखता हूँ, तो ये वाला जो चार्ज है इसको देखते हैं, ये कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, वही कंडीशन उसके लिए लगेगी। अब ये वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। इस पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, एक तो ये वाला लगा रहा है, एक ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, जीरो, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लिख देते हैं फॉर चार्ज कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम,
क्या जरूरी है, इस पे नेट फोर्स 0 होना जरूरी है। तो नेट फोर्स निकालो। इस पे एक तो इसकी वजह से फोर्स आएगा जो कि होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। के फर्स्ट चार्ज है Q, सेकंड चार्ज है स्मॉल q, और इनके बीच में दूरी कितनी है r/2, तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। प्लस फिर इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करो, के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब देखो ये वाला जो टर्म है इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो ये इधर तो बनेगा के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा ना, समझ में आया कि आर स्क्वायर में 4 बना, 4 ऊपर चला गया, इक्वल टू ये इधर आएगा माइनस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, के क्यू और आर स्क्वायर ये आपस में कैंसिल दोनों साइड में, इधर स्मॉल क्यू और 4 बचा, इधर माइनस कैपिटल क्यू बचा। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इधर आएगा जैसे 4q, इधर है माइनस का q, तो बताओ स्मॉल क्यू क्या आया, माइनस क्यू बाई 4। यही आपको पूछा है कि जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज तो हमेशा इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों के इक्विलिब्रियम, क्योंकि तीनों चार्जेस को आपको चेक करना है, तो इन दोनों चार्जेस के लिए जो कंडीशन है वो ये है, तो जो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज है वो इतना होना चाहिए, फिर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये भी और ये भी, ठीक है। आया समझ में? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस a, वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये बोल रहा है कि दो फिक्स चार्जेस है, मतलब वो फिक्स है, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, है ना, फिक्स किया हुआ उनको, चिपकाया हुआ है ऐसा मान लो। तो ये जो पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे पहला चार्ज रखा है प्लस 4e, और दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा है प्लस e, और कितनी दूरी है इनके बीच में, डिस्टेंस a है इनके बीच में। तो इधर दिखा देते हैं कि ये a डिस्टेंस पे दोनों रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बोल रहा है कि वेयर शुड द थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इनके बीच में तीसरा चार्ज कहीं पे रखना है आपको, तो कहां पे रखा जाए ताकि वो तीसरा चार्ज, क्योंकि ये दो तो फिक्स है, वो जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, तीसरे को चेक करना है। अब देखो जो तीसरा चार्ज है उसको मैं अगर सेंटर पे रखूंगा तो ये वाला चार्ज ज्यादा फोर्स से उसको रिपेल करेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। आया समझ में? तो जो नेट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है वो 0 नहीं आएगा। तो अगर आपको तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि ये वाला जो चार्ज फोर्स लगा रहा है और ये वाला जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो आपस में बराबर हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप इसे थोड़ा सा दूर चले जाओ, इसके पास चले जाओ, है ना, ये तभी पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, सेंटर से थोड़ा इधर आना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे आ गए, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे तीसरे चार्ज को रखा इस बड़े वाले चार्ज से किसी x डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे जब इस चार्ज को रखा गया तो अब ये नेट फोर्स 0 फील करेगा, क्योंकि इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा और इस वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपको बताना कि ये दूरी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कहाँ पे रखें उसको। ये तो समझ में आ गया कि सेंटर के इधर रखना है, इधर नहीं रखेंगे, इधर रखोगे तो ये और ज्यादा फोर्स लगाएगा, उसका फोर्स कम हो जाएगा, तो फिर नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 0 करना है ना। तो ये वाला जो चार्ज है स्मॉल क्यू, ये तब इक्विलिब्रियम में रहेगा अब जब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स 0 कब होगा, जब इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, इसको मैं F1 बोल देता हूं, और दूसरे वाले चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स F2, ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि तभी तो कैंसिल होंगे, है ना। तो हम लिख देते हैं फॉर चार्ज स्मॉल क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, F1 और F2 आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। F1 F2 को बराबर पुट करेंगे, तो पहले F1 देख लो, इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, लगाओ कूलम्ब्स लॉ, K चार्ज पहला कौन सा है 4e, दूसरा है Q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड चार्ज की वजह से इस पे फोर्स, तो K पहला चार्ज है Q, दूसरा कितना है E, है ना,
डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये वाली दूरी का स्क्वायर। अगर टोटल डिस्टेंस a है तो उसमें से x माइनस कर दो, ये कितना आएगा, a माइनस एक्स आएगा, उसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है, k e और q ये आपस में कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो ये 4 पहले से इधर, तो 4 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर बना, ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड में अंडर रूट कर देते हैं तो ये आएगा 2 ए माइनस एक्स, इधर आएगा x, थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये 2a और ये आएगा माइनस का 2x, है ना, 2x उधर जाएगा तो ये बन जाएगा, इसमें ऐड होके 3x। तो बताओ x इक्वल टू क्या आएगा, 2a बाई 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 2a बाई 3। ये है अपना फाइनल आंसर। मतलब बड़े वाले चार्ज से आपको 2a बाई 3 डिस्टेंस पे, इसमें बीच में जो चार्ज रखा है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक है जी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकुलाम इंटरेक्ट विद ए थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलाम। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और ये इस थर्ड पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस पे फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो ये जो 3 माइक्रोकुलाम चार्ज है इसके ऊपर आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करके बताना है, और कितना लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, डायग्राम में दिखा रखा है कि ये पहला चार्ज है, इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, ये सेकंड चार्ज है, इसको हम Q2 बोल देते हैं, और ये थर्ड चार्ज है, इसको हम बोल देते हैं Q3। ठीक है, तो अगर आपको इस वाले चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स बताना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर अलग अलग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फोर्स निकल के आएगा। देखो सबसे पहले तो अगर इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये दूरी पता होनी चाहिए, है ना, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। ये देखो ये वाली जो डिस्टेंस ये 3 दे रखी है, ये दे रखी है 4, तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5 मीटर, सीधा लिख दूं। और इसी तरीके से ये वाला चार्ज इससे कितना दूर होगा बताओ, सेम डिस्टेंस, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये दूरी 5 मीटर है, ये दूरी भी 5 मीटर है, तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा। फोर्स बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला जो चार्ज है ये इस पे रिपल्शन फोर्स लगाएगा इधर बाहर की तरफ, इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, और इसका नाम रख देते हैं F31, क्योंकि 3 पे लग रहा है 1 की वजह से, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हम इधर दिखा देते हैं, है ना, ऐसे बाहर की तरफ, और इसका नाम क्या रखें, F32, और दोनों आपस में बराबर होंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं इधर कितना होगा इनका मैग्नीट्यूड, F31 और F32। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 यानी कि 2 माइक्रोकुलाम, हाँ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और Q2 कितना है 3 माइक्रोकुलाम, तो माइक्रो की जगह 10⁻⁻�6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर जो कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में फोर्स निकल के आएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये 9 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि ये बना 54, ये बनेगा 25, और इंटू 10 की पावर कितना आएगा बोलो, तो ये आएगा -3, ये आ गया अपने पास में फोर्स। मतलब इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया इतना। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, अभी यहाँ पे ही रखते हैं इसको। अब हमें तो टोटल फोर्स बताना है, लेकिन तो इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए तो इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये सामने वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, है ना। अच्छा ये थीटा है तो नीचे वाला एंगल भी तो थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल एक जैसे ही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। और अगर ये थीटा है तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर ये टोटल एंगल यानी कि 2 थीटा अगर आपको पता है तो आप वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल पता हो तो हम
फॉर्मूला लगाते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो लगा सकते हो, लेकिन अभी हमें एंगल पता नहीं है, तो हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा। कंपोनेंट मेथड ये बोलता है कि जो भी वेक्टर दे रखे हैं उनके कंपोनेंट्स कर लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसके बाद में उनको सेपरेटली ऐड कर लो, फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लो। जैसे ये F31 है, अब मैं इसके कंपोनेंट्स करूंगा, तो कोई भी वेक्टर हो उसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो होता है हमेशा कोस, तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो आएगा F31 कॉस थीटा, इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो होगा F31 साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से F32 के कंपोनेंट करो, इसका इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो होगा F32 कॉस थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा F32 साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ कौन से कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो ये दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, तो जो टोटल फोर्स अपने पास निकल के आएगा थर्ड चार्ज के ऊपर, F3 लिख देते हैं उसको, वो बराबर होगा F31 cos थीटा प्लस, मैं इनको सिंपली एक कैसे ऐड कर रहा हूँ, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, देखो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो इनको सिंपली आप ऐड कर सकते हो, सिंपल एडिशन आप उसके लिए यूज कर सकते हो, तो ये आ जाएगा F31 cos थीटा प्लस F32 cos थीटा, F31 और F32 बराबर है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2F31 cos थीटा। अब मैं इन सब की वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 2 इंटू F31 कितना है, F31 F32 बराबर ये है 54/25 इंटू 10 की पावर -3, cos थीटा कहां से लाओगे, तो ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ इसमें cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, थर्ड चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, कर लोगे इसको कंप्लीट, बस ये कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। आया समझ में?